बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज के लेसन में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एक न्यू फाइल कैसे ओपन की। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की न्यू फाइल को वर्कबुक बोलते हैं। तो आज हम एक न्यू वर्कबुक ओपन करने का तरीका सीखेंगे। डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करें, न्यू में आए और न्यू में आने के बाद नीचे नेविगेट करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्कबुक आपको मिल जाएगी। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे हमारी फाइल डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएगी और फिर हम इसको एक नया नाम देंगे। नया नाम देने के बाद हम इसको इंटर करेंगे तो ये नाम सेव हो जाएगा। दूसरा तरीका न्यू फाइल ओपन करने का ये है कि आप विंडो बटन को क्लिक करें और अपने प्रोग्राम में नेविगेट करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये प्रोग्राम जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हैं ये मिल जाएंगे। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुल जाएगा। जैसे जब ये आपके सामने आ गया, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंटरफेस है। इंटरफेस वो स्क्रीन होती है जो किसी भी प्रोग्राम की सबसे पहली स्क्रीन हमारे सामने आती है, उसको इंटरफेस बोला जाता है। इसी तरह ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंटरफेस है। ये ऊपर इसका नाम आ रहा है फाइल का जो हमने दिया था और ये प्रोग्राम का नाम आ रहा है। तो व्यूअर्स, इसके बाद सबसे पहला बटन जो हम पढ़ेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन है। ऑफिस बटन में बहुत से ऑप्शन हैं जो हम बाद में पूरी तफसील के साथ पढ़ेंगे। इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ ये जो छोटी सी बार है इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार, इसमें भी बहुत से ऑप्शन हैं जो हम पूरी तफसील के साथ आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ हमें ये याद रखना है कि ये क्विक एक्सेस बार है। इससे नीचे ये वाली बार जो है ये पूरी की पूरी, इसको हम मेन्यू बार बोलते हैं। इसमें हमारे डिफरेंट मेन्यूज़ हैं, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, इस तरह के ये तमाम मेन्यूज़ हैं। और मेन्यू के बाद ये नीचे जो दो लाइनें हैं बिल्कुल आगे तक, ये वाली दो लाइनें, इसको हम बोलते हैं रिबन या टूल बार। ये होम मेन्यू का रिबन है। तमाम मेन्यूज़ के रिबन जो हैं वो अलग हैं, मतलब ये रिबन जो है जो कनेक्टेड है मेन्यूज़ के साथ। इससे हम जब नीचे आते हैं तो ये जो वाइट वाली आपको यहाँ पे एक स्ट्रिप नज़र आ रही है इसको बोलते हैं फार्मूला बार। ये हमारा फार्मूला बार है। जो कुछ भी हम किसी भी सेल में लिखेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ है। हमें जो अल्फ़ाबेट्स लिखे आपको नज़र आ रहे हैं ए बी सी डी, इनको हम कॉलम्स बोलते हैं। ये ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइनें आती हैं ये हमारा ए कॉलम, बी कॉलम और सी कॉलम है। इसी तरह अगर हम लेफ़्ट साइड पे आ जाएँ तो हमें न्यूमेरिक नज़र आते हैं 1 2 3 4 5 ऊपर से नीचे की तरफ। इन न्यूमेरिक के सामने जो लाइनें लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही हैं इनको हम रोज़ बोलते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स को कॉलम के साथ काउंट करते हैं और जो रोज़ हैं वो न्यूमेरिक के साथ काउंट होते हैं। इसके बाद जब हमारे कॉलम्स और रोज़ किसी भी जगह पे मिलते हैं तो वहाँ पे एक सेल बन जाता है। ये देखें जिस सेल में मैंने अभी क्लिक किया है इसका नंबर यहाँ पे आ रहा है। तो कॉलम्स और रोज़ जहाँ पे आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो ये आपस में क्रॉस करके सेल्स बनाती हैं। इसी तरह अगर हम राइट साइड पे आएँ तो ये इसकी वर्टिकल स्क्रॉल बार है जो पेज को अप डाउन करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ये पेज को राइट और लेफ़्ट नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह हम अगर लेफ़्ट साइड पे आ जाएं तो ये शीट नेविगेशन बटन्स यहाँ पे लगे हुए हैं जिसके साथ हम शीट्स में आगे पीछे मूव कर सकते हैं। इससे आगे शीट्स हैं इसकी, जो जैसे शीट 1 है, 2 है, 3 है, जिसमें हम अपनी मर्ज़ी से इनका नाम भी चेंज कर सकते हैं। हम इसमें और शीट्स भी ऐड कर सकते हैं। ये आगे जो बटन है इसको जैसे ही हम प्रेस करेंगे नई शीट्स इसमें ऐड। इसके नीचे स्टेटस बार है। स्टेटस बार पे जब हम चलते हुए आगे आएँ तो यहाँ पे एक व्यू के लिए इन्होंने शॉर्टकट बटन्स दिए हुए हैं। जो हमें सामने इंटरफेस नज़र आ रहा है इसको हम चेंज कर सकते हैं। पेज लेआउट में, फुल स्क्रीन लेआउट में, डिफरेंट लेआउट्स हम यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आगे ये जूम का बटन है, इसके साथ हम अपने व्यू का जूम मिनिमम और मैक्सिमम कर सकते हैं, मतलब जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। नॉर्मली ये 100 पे सेट होता है। तो इसमें सबसे पहले ये चीज़ समझने की है कि वर्कबुक और वर्कशीट में क्या फ़र्क है। हर प्रोग्राम की जो एक फ़ाइल होती है उसको एक हम मखसूस एक्सटेंशन भी देते हैं और एक मखसूस नाम भी देते हैं। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन तमाम प्रोग्राम्स की फ़ाइल्स का एक मखसूस नाम होता है। इसी तरह जो एक्सेल प्रोग्राम की फ़ाइल है उसको हम वर्कबुक बोलते हैं। और इसी तरह एक वर्कबुक जो होती है उसके अंदर काफ़ी सारी शीट्स होती हैं। ये जहाँ पे अभी मेरा कर्सर जा रहा है ये इस वर्कबुक की सब शीट्स हैं। वर्कबुक एक पूरी फाइल का नाम होता है, जबकि एक वर्कबुक में बहुत सारी शीट्स हो सकती हैं। जैसे इसमें शीट 1 है,
शीट 2 है, शीट 3 है, शीट 4 है। वर्कबुक आप ऐसे समझ लें जैसे हमारे पास एक फ़ोल्डर होता है और शीट्स जो हैं जैसे उस फोल्डर के अंदर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं, इस तरह ये शीट उस फोल्डर की डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की तरह होती हैं। इसमें हम हर टॉपिक के हिसाब से अलग अलग से अपनी शीट्स तैयार कर सकते हैं। आज हम ये भी पढ़ेंगे कि अगर हम इन शीट्स को कस्टमराइज नेम देना चाहें तो हम इनको कैसे रीनेम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये शीट 1 है, इसे हम कोई नेम देना चाहते हैं, हम इसे नेम देना चाहते हैं कंप्यूटर। तो इस शीट के ऊपर अपना कर्सर लेके आएंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। ये देखें जैसे ही डबल क्लिक किया है तो शीट का नाम जो है वो सिलेक्ट हो गया। अब हम जो भी यहाँ पे लिखना चाहें वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका नाम लिखने के बाद हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो इस शीट का नाम चेंज हो चुका है। दूसरा तरीका ये है, जैसे भी हम शीट 2 का नाम चेंज करते हैं तो इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये एक ऑप्शन विंडो ओपन हुई है, इसमें हम रीनेम के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से भी हम इसका जो नेम है वो चेंज कर सकते हैं। इसको भी उसी तरह नाम देंगे और नाम देने के बाद इसको एंटर कर देंगे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके इंटरफेस के बारे में। जैसे कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के डिफरेंट इंटरफेस होते हैं, इसी तरह एक्सेल के भी थोड़ा सा डिफरेंट इंटरफेस है, दूसरे प्रोग्राम से अलग है। इसमें आप देखें कि कुछ इसमें वर्टिकल लाइंस हैं, ये ऊपर से नीचे की तरफ जो आ रही हैं, और कुछ इसमें हॉरिजेंटल लाइंस हैं जो हॉरिजेंटली जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रही हैं। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमने एक ग्राफ शेप के डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करना है। ये लाइंस सिर्फ और सिर्फ काम करते हुए हमें नज़र आएंगी। अगर हम इसका प्रिंट आउट निकालते हैं तो प्रिंट आउट में ये वाली लाइंस नहीं आती। तो अब इसको समझते हैं कि इन लाइंस का क्या मतलब है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये अल्फ़ाबेट के साथ इसको हम कॉलम्स कहते हैं। ये ऊपर से नीचे की तरफ जो रो है, जैसे ये ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है, इसी तरह ये रो नंबर 1 है, रो नंबर 2 है, रो नंबर 3 है। ये रोज और कॉलम्स जब आपस में मिलते हैं तो एक सेल बन जाता है। ये जैसे अभी हमने C3 सेल सेलेक्ट किया हुआ है, ये इसका नंबर आ रहा है, नेम आ रहा है इस सेल का। इस सेल में क्लिक करेंगे तो ये A2 है। A2 कैसे है कि सबसे पहले हम इसको कॉलम पढ़ते हैं A और उसके बाद रो नंबर पढ़ते हैं 2। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम नंबर पढ़ेंगे G7। ये G7 है, सेल है। इसमें सेल्स को अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत इसलिए भी है कि एक्सेल के अंदर हम जितनी भी ऑटोमेटेड कैलकुलेशंस करते हैं वो सारी की सारी कनेक्टेड होती हैं एक्सेल प्रोग्राम के सेल के साथ। हम उसमें जितने भी रेफरेंस यूज़ करते हैं वो सारे के सारे सेल नेम के हिसाब से देते हैं। तो इसमें हम इंशाल्लाह बहुत ही ऑटोमेटेड एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स बनाने वाले हैं। तो इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें और अच्छे तरीके से इसको सीखें और उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करें। उसके बाद हम इसमें नेविगेशन कि हम इस शीट के अंदर कैसे दाएं बाएं, लेफ़्ट राइट या टॉप से बॉटम की तरफ या बॉटम से टॉप की तरफ कैसे मूव कर सकते हैं। उसके लिए बेसिकली 3 किस्म की कीज़ जो हैं वो ये प्रोग्राम यूज़ करता है। सबसे पहली की टैब की है। टैब की के साथ ये सिर्फ और सिर्फ लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करता है। जो लेफ़्ट वाला सेल होता है उससे राइट वाले सेल में मूव कर जाता है। जितनी दफ़ा हम टैब के बटन को दबाते जाएंगे ये आगे मूव करता जाएगा। इसी तरह दूसरा जो इसमें मेजर बटन इस्तेमाल होता है कीबोर्ड से वो है इंटर। इंटर करने से ये टॉप से बॉटम की तरफ शिफ्ट होता है। टॉप वाले सेल को छोड़ के उससे नीचे बॉटम वाले सेल में आ जाता है। तीसरा जो इसमें नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं बटन्स वो इसका नेविगेशन पैनल है, नेविगेशन की पैनल है। इन कीज़ की मदद से ये लेफ़्ट से राइट भी जाता है, टॉप से बॉटम भी जाता है, बॉटम से टॉप की तरफ भी जाता है और राइट से लेफ़्ट की तरफ भी मूव करता है। मीन्स के चारों डायरेक्शंस में ये एरो कीज़ के साथ मूव कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जिसमें ये एरो कीज़ इस्तेमाल नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये सेल है हमारे पास एक, जब इसके अंदर कुछ लिखा होगा, फॉर एग्जांपल हम इसके अंदर लिखते हैं, हमने इसके अंदर हरम कंप्यूटर अकेडमी लिख दिया। अब हम चाह रहे थे कि इसके लास्ट पे हमने ऑनलाइन भी लिखना था। तो अगर हम इसके अंदर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आके हम लिखेंगे ऑनलाइन, हमने इस सेल के अंदर
डबल क्लिक किया क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा एडिशन करना चाहते थे। तो अब एरो कीज़ के साथ ये इस सेल से बाहर नहीं आएगा, चाहे हम कोई भी एरो की इस्तेमाल करें ये बाहर नहीं आएगा। इस सिचुएशन के लिए दो बाकी जो बटन हैं, टैब वाला बटन या एंटर वाला बटन, उसके साथ हम इससे बाहर आ सकते हैं। बाकी ये नेविगेशन कीज़ के साथ चारों तरफ मूव करेगा। तो आज हम इंशाल्लाह होम मेन्यू शुरू करने वाले हैं। होम मेन्यू का मुकम्मल रिबन जो है, जो कि बिगिनर लेवल के लिए है, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें सबसे पहला लेसन हमारा क्लिपबोर्ड के हवाले से है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कट। एक ऐसा टूल है कि हमारा डाटा अगर किसी जगह पे पड़ा हुआ है, जैसे यहाँ हमने लिखा हुआ है हरम कंप्यूटर एकेडमी ऑनलाइन, इस डाटे को हम चाहते हैं कि ये यहाँ से ख़त्म हो जाए। अभी ये पड़ा हुआ है E2 में, ये देखें ये E2 लिखा हुआ है। E2 से हम इसको मूव करके लेके जाना चाह रहे हैं A4 में। हम चाह रहे हैं कि ये डाटा यहाँ से ख़त्म हो जाए और A4 में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस सेल में ये वाला डाटा है उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। अब ये सिलेक्ट हुआ है। जब भी कोई सेल इस तरह से उसको डार्क बॉर्डर आ जाए तो इसका मतलब है वो सेल जो है सिलेक्टेड है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें इसका बॉर्डर डार्क हो गया, तो ये वाला सेल सिलेक्टेड है। हम इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा डाटा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हम कट के ऊपर आएंगे, इसको क्लिक करेंगे और ये देखें ये यहाँ से कट होने का सिग्नल हमें दे रहा है। हम इसको लेके जाना चाह रहे हैं A4 में। A4 में जाके क्लिक करेंगे, वहाँ पे फिर क्लिक करने के बाद पेस्ट पे आएंगे और पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो ये डाटा देखें यहाँ से ख़त्म हो गया और A4 में पहुँच गया। इसको कहते हैं कट। कट मीन्स एक जगह से डाटे को उठा लेना और दूसरी जगह पे जाके रख देना और पहली जगह से वो वाला डाटा ख़त्म हो जाए, इसको कट बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं कॉपी पे। कॉपी एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम अपने डाटे की कॉपी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी A4 में हमारा डाटा पड़ा हुआ है, हम चाहते हैं कि जो डाटा A4 में पड़ा हुआ है सेम डाटा हम उठा के E1 में ले आएँ और ये डाटा यहाँ पे भी बढ़ा रहे और E1 में भी आ जाए। तो उसके लिए हम सेम उसी तरह पहले उस डाटे की लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉपी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, फिर E1 में आएंगे जहाँ पे हम उसको पेस्ट करना चाह रहे हैं, फिर पेस्ट के बटन को क्लिक करेंगे। तो ये देखें अब हमारा डाटा दोनों जगहों पे पड़ा हुआ है। ये जो इसके ऊपर लाइन सी चल रही है इसको ख़त्म करने के लिए हम एस्केप का बटन दबाएंगे। तो आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि कट और कॉपी में क्या फ़र्क है। कट एक ऐसी चीज़ है जिससे ऐसा टूल है जिससे हमारा डाटा एक जगह से ख़त्म होके एक नई जगह पे पहुंच जाता है। जबकि कॉपी एक ऐसा ऑप्शन है कि डाटा हमारा मौजूदा जगह पे भी मौजूद रहता है और उसको जब हम उठा के किसी और जगह पे पेस्ट करते हैं तो वहाँ पे उसकी एक नई कॉपी बन जाती है। चाहे हम कट करें चाहे हम कॉपी करें। हाँ, नेक्स्ट जहाँ पे हमने डाटे को मूव करना है उसके लिए हमें हमेशा पेस्ट वाला ऑप्शन इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं फॉर्मेट पेंटर के ऊपर। फॉर्मेट पेंटर जो है ये जैसा कि इसके नाम से ही पता है कि ये फॉर्मेट को पेंट करता है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे देखें हरम कंप्यूटर एकेडमी को मैं कर देता हूँ बोल्ड। बोल्ड जो है एक मखसूस फॉर्मेट है इसका कि इसको हमने फॉर्मेट कर दिया। क्या फॉर्मेट किया? डाटे को बोल्ड कर दिया। ये वाला डाटा अब हमारा बोल्ड नहीं है। तो हम फॉर्मेट टूल क्या करता है कि जिस डाटे का या जिस टेक्स्ट का हमने फॉर्मेट उठाना है उसको क्लिक कर लेंगे पहले, फिर हम फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और जिस डाटे को हम सेम फॉर्मेट देना चाहते हैं उसके ऊपर आके एक दफ़ा क्लिक कर देंगे। ये देखें ये वाला डाटा भी सेम उसी तरह बोल्ड हो गया। ये डाटे को कॉपी करके नहीं लेके जाता बल्कि उस डाटे के फॉर्मेट को कॉपी करता है कि इसका फॉन्ट क्या है, फॉन्ट साइज़ क्या है, ये बोल्ड है, इटालिक है, इसकी अलाइनमेंट क्या है, इन सारी चीज़ों को ये उठा के यहाँ पे ले जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के होम मेन्यू के फॉन्ट के बारे में आज का हमारा लेसन है। अब हम इसको थोड़ा सा इसके फॉन्ट को एडजस्ट करके चेक करते हैं। इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये सबसे पहला जो ऑप्शन है, हम इसके किसी भी टूल के ऊपर जाएंगे तो उस टूल का नाम जो है वो लिखा हुआ आ जाता है। जैसे अभी इसके ऊपर गए हैं तो ये लिखा हुआ है फॉन्ट, चेंज द फॉन्ट फेस। इसमें फॉन्ट क्या होता है किसी भी डाटे का, जैसे आपने देखा था कि ख़तात जो हैं वो डिफरेंट स्टाइल्स में राइटिंग करते हैं, इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स होते हैं, उसको हम टेक्स्ट फॉन्ट बोलते हैं। ये देखें इसके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है टेक्स्ट फॉन्ट की। अगर आप इसकी लिस्ट को चेक करें इसमें डिफरेंट लैंग्वेज के और डिफरेंट किस्म के फॉन्ट्स
अवेलेबल है। मैं अपने डाटे को थोड़ा सा इस तरफ ले आता हूँ ताकि आपको नज़र आता रहे। अब यहाँ से हम जैसे ही किसी भी फ़ॉन्ट के ऊपर जाएंगे तो उस फ़ॉन्ट के हिसाब से हमारा ये वाला टेक्स्ट जो है वो चेंज होता जाएगा। इसमें से आप कोई सा भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। इसके बाद इससे नेक्स्ट है फ़ॉन्ट साइज़। इसके टेक्स्ट के साइज़ को बड़ा या छोटा करने के लिए हमारे पास एक पूरी लिस्ट है। जो भी साइज़ हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हमारा डाटा उसी हिसाब से छोटा या बड़ा होता जाएगा। इसमें जो है 8 से लेके और 72 तक साइज़ लिखे हुए हैं, लेकिन आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से भी कोई सा भी साइज़ लिख सकते हैं। तो ये उसी हिसाब से आपका डाटा जो है एडजस्ट हो जाएगा। इसके साथ ये इन्होंने 2 शॉर्टकट कीज़ दी हुई हैं। ये दोनों भी फ़ॉन्ट साइज़ हैं। ये फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ करने के लिए है और ये वाला फ़ॉन्ट को डिक्रीज़ करने के लिए है। इस पर हम क्लिक करते जाएंगे तो फ़ॉन्ट बढ़ता जाएगा और छोटे वाले पे क्लिक करते जाएंगे तो फ़ॉन्ट छोटा होता जाएगा। ये दोनों ए है, बड़ा ए और छोटा है। बड़ा ए साइज़ को बड़ा करने के लिए और छोटा ए साइज़ को छोटा करने के लिए। इसी तरह फिर हमारे पास नीचे बोल्ड का टूल है। हम अपने डाटे को बोल्ड करना चाहते हैं, थोड़ी सी शाइनिंग और मोटा करना चाहते हैं, तो हम बोल्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन इन सब में से कोई सा भी टूल इस्तेमाल करने से पहले ज़रूरी है कि जिस डाटे पे हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं वो वाला डाटा सिलेक्टेड हो। जैसे हमने ऑलरेडी इसको सिलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ से इसको हम अनबोल्ड करते हैं तो ये अनबोल्ड हो गया। इसका साइज़ मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आए। और इसका हम ये भी चेंज कर लेते हैं, इसको सिंपल एरिया में कर लेते हैं। अब इसको मैं बोल्ड करूँगा तो आपको ज़रा क्लियर नज़र आएगा। दोबारा फिर क्लिक करेंगे तो अनबोल्ड हो जाएगा। इसके बाद आगे बटन है इटालिक का। इटालिक होता है कि आप अपनी राइटिंग को हल्का सा टेढ़ा करते हैं। इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें हल्का सा ये राइट पे टेढ़ा हो गया। दोबारा क्लिक करूँगा तो दोबारा से वापस आ जाएगा। नेक्स्ट टूल है अंडरलाइन टूल। इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारी डाटे के नीचे एक लाइन आ जाएगी। डाटा लाइन के ऊपर होगा और लाइन डाटे के नीचे होगी। इसके बाद ये बॉर्डर टूल है। इसको हम मुख्तलिफ़ किस्म के बॉर्डर लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक छोटा सा डाटा बना लेते हैं ताकि आपको बॉर्डर की अच्छी तरह से समझ आ सके। हमारे पास एक फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनकी हम एक लिस्ट यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। अभी ये देखें यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देते हैं हमारे पास 2 स्टूडेंट हैं 1 2। इसका नाम है जी फॉर एग्ज़ाम्पल ए और इसका नाम है बी। ए स्टूडेंट जो है वो एक्सेल हमारे पास पढ़ रहे हैं, जबकि बी स्टूडेंट जो है वो वर्ड पढ़ रहे हैं। तो इनके जब हमने एग्ज़ाम लिए तो ए स्टूडेंट के जो हैं वो 86 नंबर आए और बी स्टूडेंट ने नंबर लिए हैं 47। ठीक है जी। अब हम चाहते हैं कि ये हमारा डाटा जो है ये सारे का सारा एक टेबल फॉर्म में आ जाए हमारे सामने। तो टेबल फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं कि हम जहाँ पे टेबल लगाना चाहते हैं अपनी नेविगेशन कीज़ के साथ उसके एक कॉर्नर में आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि इसकी जो हेडिंग है इसमें भी टेबल आ जाए और नीचे जो हमारा डाटा है इसमें भी टेबल आ जाए। तो हम इसके सबसे फर्स्ट वाला सेल जहाँ से हमारा डाटा शुरू हो रहा है उस पर आ जाएंगे, शिफ्ट की को दबा लेंगे और राइट एरो की के साथ जहाँ तक हमारा डाटा है वहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। शिफ्ट की हमने अभी तक दबाई हुई है, छोड़ी नहीं है। जब वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे उस कॉलम तक, फिर हम डाउन एरो के साथ नीचे जहाँ तक हमारा डाटा है वहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम शिफ्ट की छोड़ देंगे और बॉर्डर टूल में आ जाएंगे। ये हमारा बॉर्डर टूल है। इसको हम जब इसके ये एरो पे क्लिक करते हैं तो ये कंप्लीट हर तरह के बॉर्डर्स इसमें खुल जाते हैं। इसमें जब आप गौर से देखेंगे तो आपको हर तरह के बॉर्डर्स नज़र आएंगे, आपको समझ आ जाएगी इसकी। लेकिन इस वक्त जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है ऑल बॉर्डर। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं ऑल बॉर्डर। हम चाह रहे हैं कि चारों तरफ भी बॉर्डर लग जाए और बीच में जो इनके लाइनें हैं उनके ऊपर भी बॉर्डर लग जाए। तो हम यूज़ करेंगे ऑल बॉर्डर। जैसे ही हमने ऑल बॉर्डर को सिलेक्ट किया है तो ये देखें एक बॉर्डर इसके ऊपर बन चुका है और इस तरह से एक टेबल सा हमारे सामने आ गया है। तो हम इस टेबल को एक बड़े अच्छे तरीके से अपने डाटे को प्रेजेंट कर सकते हैं। होम मेन्यू के अलाइनमेंट को पढ़ेंगे कि टेक्स्ट की अलाइनमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए अपने लेसन की तरफ चलते हैं। अलाइनमेंट जो है इसमें हम हमारा डाटा जो है वो सेल के अंदर हम उसकी अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं कि वो सेल के
लेफ़्ट पे हो, राइट पे हो, टॉप हो, बॉटम हो या उसके सेंटर में हो। तो इसको आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए मैं अपने जो रो हाइट है वो थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ और इसी तरह इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। अभी अगर आप ये सीरियल नंबर को देखें तो ये सीरियल नंबर बॉटम लेफ़्ट के ऊपर है, बॉटम लेफ़्ट के ऊपर है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा बिल्कुल सेंटर में हो, वर्टिकली भी सेंटर में हो और हॉरिजेंटली भी ये इस सेल के सेंटर में हो। तो मैं इसको पहले सिलेक्ट कर लूँगा। इस सेल को सिलेक्ट करने के बाद ये जो ऊपर वाली लाइन है, जो जहाँ पे ये लाइनें लगी हुई हैं, इसमें 3 तरह के टूल हमें नज़र आ रहे हैं। सबसे पहला टूल जो है वो टॉप अलाइन का है। जैसे इसे हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो सेल के अंदर टॉप पे आ जाता है। अगर हम नेक्स्ट पे चले जाएं ये सेंटर में आ जाएगा, उससे नेक्स्ट पे चले जाएं तो ये उसी मखसूस सेल के बॉटम में आ जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा डाटा सेंटर में हो, तो हम सेंटर वाले को सिलेक्ट करेंगे जो कि सेंटर अलाइन है। इसके बाद नीचे ये वाले 3 जो टूल हैं ये हॉरिजेंटल अलाइनमेंट के लिए। अभी देखें हमारा डाटा लेफ्ट पे है तो ये हम लेफ्ट करेंगे तो हमारे डाटे में टेक्स्ट में कोई चेंजिंग नहीं है। नेक्स्ट सेंटर को हम सिलेक्ट करेंगे तो ये हॉरिजेंटली सेंटर में हो गए। अगर हम इसको राइट लाइन को क्लिक करेंगे तो ये हमारा टेक्स्ट जो है वो सेल के राइट साइड पे आ गया। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो हॉरिजेंटली सेंटर हो। तो ये वाली लाइंस जो हैं वो इसलिए इस्तेमाल होती हैं। ऊपर वाली लाइंस टॉप, मिडल और बॉटम के लिए, जिसको हम वर्टिकल अलाइनमेंट बोलते हैं, और नीचे वाली लाइनें लेफ्ट, सेंटर और राइट के लिए, जिसको हम हॉरिजेंटल अलाइनमेंट बोलते हैं। तो इसी तरह अगर हम अपने इन तमाम हेडर्स को इसके हिसाब से एडजस्ट करना चाहें तो इन सब को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको पिछली सीरीज़ में मैंने बताया था कि हम सिलेक्शन किस तरह करते हैं। आज आपको एक माउस के साथ सिलेक्ट करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले सेल को हम क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद माउस का लेफ़्ट क्लिक दबा लेते हैं और माउस को ड्रैग करते हुए हम आगे ले जाएंगे जहाँ तक हमें रिक्वायर्ड है। वहाँ पे जाके हम माउस का लेफ़्ट क्लिक छोड़ देते हैं और यहाँ से हम इसको सेंटर कर लेंगे और दूसरा भी इसको सेंटर कर लेंगे। ये देखें हमारे तमाम जो हेडर्स हैं वो वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी सेंटर हो गए। इसके बाद नेक्स्ट टूल जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टेक्स्ट की ओरिएंटेशन। कि टेक्स्ट की ओरिएंटेशन हम कैसे चेंज कर सकते हैं। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो इसमें डिफरेंट किस्म की ओरिएंटेशंस हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको इस जो पहले वाला है ये कहता है काउंटर क्लॉकवाइज। इसको हम एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारा डाटा की टेक्स्ट की जो है डायरेक्शन वो चेंज हो गई है। इस तरह इसमें डिफरेंट किस्म की डायरेक्शंस है। आप उन सब को अगर इस्तेमाल करना चाहें तो जब आप इस्तेमाल करेंगे आपको पता चल जाएगा कैसे इस्तेमाल होती हैं। तो इससे नेक्स्ट जो है वो हमारे पास बटन है लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो राइटिंग है वो हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखी जाती है, लेफ़्ट से राइट की तरफ। अगर हम उर्दू लैंग्वेज लिखें तो उर्दू राइटिंग हमेशा राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखी जाती है। तो ये उसकी एडजस्टमेंट के लिए हमारे पास टूल है। इसको हम क्लिक करेंगे तो इसमें ये देखें लेफ़्ट टू राइट है, राइट टू लेफ़्ट है और कॉन्टेक्स्ट है। तो हम अभी इंग्लिश लिख रहे हैं तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट के लिए। ये वाले 2 टूल इसमें इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, ये हम वर्ड में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट एक ऐसा टूल है जो हमारे टेक्स्ट की रैपिंग करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास इसे मैं थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ। पहले हमने लिखा हुआ है सिर्फ प्रोग्राम, इसको मैं करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम, सॉफ्ट प्रोग्राम। ये देखें जैसे ही मैं नीचे आया हूँ तो मेरा जो टेक्स्ट है वो शुरू से भी थोड़ा सा कट गया और लास्ट से भी थोड़ा सा कट गया। ये क्यों कटा है? क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है वो उसकी लेंथ ज़्यादा है और हमारा जो कॉलम की विड्थ है वो थोड़ी है। एक तरीका तो ये है कि मैं अपने कॉलम की विड्थ थोड़ी सी बड़ी कर दूं, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे पेज के ऊपर इतनी एक्सेस नहीं होती कि हम अपने कॉलम को बढ़ा सकें। तो वहाँ पे हम एक्सेल ने ये वाला टूल दिया है रैप टेक्स्ट का, ताकि आपका डाटा जो है वो पेज के अंदर ही एडजस्ट हो जाए। ये देखें अभी आप इसको देखते रहें, जैसे ही मैं रैप टेक्स्ट को क्लिक करूँगा तो इसमें कुछ तब्दीली आएगी। ये देखें, ये जैसे ही मैंने रैप टेक्स्ट को क्लिक किया तो उसने ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करके 2 लाइनों में कर दिया, ऊपर नीचे करके उसको एडजस्ट कर दिया। हमारा जो कॉलम की विड्थ है वो सेम उतनी ही है जितनी कि पहले थी। ठीक है जी, ये इसलिए इस्तेमाल होता है।
अब ये देखें, इसके ऊपर हमारी हेडिंग है और हेडिंग जो है वो भी 3-4 लाइनों में मुख्तलिफ जगह पे है और हम चाहते हैं कि हमारे डाटे के सेंटर में हमारी हेडिंग है। हेडिंग को सेंटर करने के लिए या किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को आपस में मर्ज करने के लिए, मर्ज मीन कि आप 3 सेल्स को मिला के एक सेल बनाना चाह रहे हैं। पहले वो 3 सेल थे, आप चाहते हैं कि इसका एक बड़ा सेल बन जाए, तो उसको मर्ज करना बोलते हैं। तो हम अभी क्या करेंगे, अपनी हेडिंग को मर्ज करेंगे। कहाँ तक मर्ज करेंगे? जहाँ तक हमारा डाटा है। हमारा डाटा देखें जी से लेके जी, एच, आई और जे कॉलम तक है। तो हम इसके पहले जहाँ पे हमारी हेडिंग लिखी हुई है वहाँ पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट की दबाएंगे और राइट एरो के साथ इसको जे तक सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद हम मर्ज एंड सेंटर को क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इसको क्लिक किया है, देखें ये एक ही जो है बड़ा सेल बन गया और हमारी हेडिंग जो है वो बिल्कुल डाटे के ऊपर आ गई है और दरमियान में आ गई। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंसर्ट मेन्यू। तो इंसर्ट मेन्यू पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये देखें इसका पूरा रिबन जो है वो चेंज हो गया। ये इंसर्ट मेन्यू का रिबन है। तो इंसर्ट मेन्यू में सबसे पहले हम लोग ये जो टेबल है इसे हम एडवांस लेवल में जाके पढ़ेंगे। अभी चूँकि हमारा बिगिनर लेवल चल रहा है तो हम शुरू करेंगे इलस्ट्रेशन से। इलस्ट्रेशन जो है इसका मतलब है कि आप अपने डाटे को किसी पिक्चर के ज़रिए, शेप के ज़रिए, किसी चार्ट के ज़रिए इस तरह से दिखाएं कि वो समझने वाले को बहुत जल्दी समझ आ जाए। एक बहुत बड़ा डाटा हो लेकिन उस डाटे को आप बहुत ही सिंपल तरीके से किसी जो है शेप, किसी आप कह लें कि किसी पिक्चर के साथ इस तरह से आप शो करें कि वो बहुत जल्दी लोगों को समझ आ जाए, उसे हम इलस्ट्रेशन कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पिक्चर के बारे में। आज का हमारा सारा लेसन जो है वो पिक्चर के बारे में है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्कबुक में किस तरह से पिक्चर को ऐड कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट किस तरह कर सकते हैं, उसको स्टाइल किस तरह कर सकते हैं। तो आज हम यही सब कुछ इंशाल्लाह सीखने जा रहे हैं। तो जैसे ही हम इंसर्ट मेन्यू में पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये हमसे पिक्चर का पाथ पूछेगा कि आप अपनी पिक्चर का पाथ बताएं। तो यहाँ पे हम इसे एक ये वाली पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको यहाँ से आके इंसर्ट करते हैं। तो जैसे ही हमने इंसर्ट किया हमारी पिक्चर ये यहाँ पे सामने आ गई है। इस पिक्चर को हम यहाँ से उठा के थोड़ा सा ऊपर करके इसकी एडजस्टमेंट वगैरह करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर आएंगे, अपना लेफ़्ट क्लिक दबा लेंगे और इसको उठा के जहाँ पे भी रखना चाहते हैं वहाँ पे ये वाली पिक्चर आ जाएगी। तो पिक्चर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए पिक्चर के ऊपर अपना माउस लेके आते हैं, उसका लेफ़्ट क्लिक दबा लेते हैं और फिर आप जिस तरफ भी उस पिक्चर को मूव करना चाहते हैं वो पिक्चर मूव करेगी। ठीक है जी। इसके बाद पिक्चर की रीसाइजिंग कैसे की जाती है? मैनुअल तरीका ये है कि ये देखें इसके कॉर्नर्स के ऊपर नोड्स बने हुए हैं। इन नोड्स में से आप जिसको भी पकड़ेंगे तो आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। लेकिन पिक्चर की अगर आप चाहते हैं कि क्वालिटी ख़राब ना हो, उसके पिक्सल्स में फ़र्क ना आए, उसकी शेप में फ़र्क ना आए, तो हमेशा जो इसके 4 कॉर्नर हैं, ये लेफ़्ट राइट नीचे वाला, राइट ऊपर वाला, लेफ़्ट ऊपर वाला और लेफ़्ट नीचे वाला, आप हमेशा इन 4 नोड्स का इस्तेमाल करेंगे तो पिक्चर की शेप जो है वो ख़राब नहीं होगी, उसकी शेप सेम रहेगी। इसके बरक्स अगर आप ये कोई सेंटर वाला इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको आप करेंगे तो इसकी पिक्चर की शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो हमेशा पिक्चर को जब भी आपने रीसाइज करना है उसका किसी न किसी कॉर्नर वाले नोड को पकड़ के आपने काम ज़्यादा करना है। तो पकड़ेंगे कैसे? आप उस नोड के ऊपर लेके आएंगे, लेफ़्ट क्लिक को दबा के रखेंगे और पिक्चर को छोटा करना है तो इसको अंदर की तरफ क्लोज करते जाएंगे, बड़ा करना है तो बाहर की तरफ लेके आएंगे, तो ये आपके पिक्चर का साइज़ चेंज हो जाएगा। इसके बाद कुछ और हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी पिक्चर जो है आपको थोड़ी सी डार्क नज़र आ रही है, आप इसकी डार्कनेस ख़त्म करना चाहते हैं, थोड़ी सी ब्राइट करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। इसमें हम जिस पे भी, सबसे पहले हमारी सेटिंग 0 है ब्राइटनेस की। अगर हम इसकी ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे +10, +20, +30, +40 तक। तो ये देखें कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस हो गई है। अगर पिक्चर में ब्राइटनेस ऑलरेडी ज़्यादा है, आप कम करना चाहते हैं तो आप माइनस की तरफ चलेंगे तो इसकी ब्राइटनेस कम होती जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट टूल है कंट्रास्ट।
कंट्रास्ट में आप उसके जो शेड्स हैं उसको आप सेट कर सकते हैं। अगर आप प्लस करेंगे तो उसके शेड्स आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे उसके शेड्स अच्छे आ रहे हैं। अगर आप माइनस की तरफ जाएंगे तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आपको व्यू नज़र आएगा। तो इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद ये रीकलरिंग है। रीकलरिंग में भी अगर आप आएंगे तो इसमें डिफरेंट किस्म के ये आपको जो है विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है। तो जिस किस्म का आप किसी विजुअलाइजेशन चेंज करना चाहते हैं आप उस तरह की यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं पिक्चर स्टाइल को। यहाँ पे देखें ये पिक्चर स्टाइल हैं सारे के सारे। तो पिक्चर स्टाइल में इसके मुख्तलिफ़ किस्म के बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर के डिफरेंट स्टाइल हैं। इसका 3D इफ़ेक्ट है। आप इसको बॉर्डर देना चाहते हैं, आप राउंड शेप में लेके आना चाहते हैं। अगर हम यहाँ से इसको ओपन कर लें तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के व्यू जो है वो हमें दिखाना शुरू कर देता है। ठीक है जी, ये देखें, आप देखते जाएं। आप जिस तरह का भी व्यू इससे लेना चाहें, जो सा भी इफ़ेक्ट लेना चाहें वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम इससे आगे चलते हैं कि हम जो पिक्चर है उसकी शेप को, उसके अंदर कोई शेप ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये इसमें से जो है पॉलीगॉन लेते हैं, हम इसकी शेप को उसके हिसाब से चेंज कर देंगे। इसमें से हम कोई और शेप लेते हैं तो हमारी शेप जो है उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो इसमें ये वाली शेप्स भी हमें जो है इसकी किसी भी किस्म की यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं अंडू करके वैसे ही कर देता हूँ। उसके बाद पिक्चर का बॉर्डर है, तो यहाँ से आप उसके बॉर्डर का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसके बॉर्डर को गौर से देखें तो आपको इसके बॉर्डर के कलर्स जो हैं वो चेंज होते हुए नज़र आ रहे होंगे। इसके बाद अगर हम पिक्चर का इफेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो ये पिक्चर इफेक्ट में चले जाएंगे। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप जिस किस्म का ऑप्शन जो है वो यूज़ करना चाहेंगे, 3D इफेक्ट लेना चाहते हैं, इसमें इसके बॉर्डरिंग को सॉलिड करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंट लेना चाहते हैं। ये देखें, ये अभी ट्रांसपेरेंट है। ये ऐसे लग रहा है कि ये पिक्चर जो है ये हमारी राइटिंग की बैकग्राउंड में लगी हुई है। तो इस तरह के फिर इसके शेडोज़ हैं। मुख्तलिफ साइडों पे अभी देखें इसके शेडोज़ चेंज हो रहे हैं, लेफ़्ट राइट। ये अभी ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है, ये भी ऊपर और राइट की तरफ नज़र आ रहा है। तो इसके मुख्तलिफ किस्म के शेडोज़ हैं। ये लेफ़्ट पे नज़र आ रहा है, इसके आप शेडोज़ भी चेंज कर सकते हैं पिक्चर के। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे आएँ तो इसकी रिफ्लेक्शन है कि इसका जो साया है वो किस तरफ आए। तो उसके लिए भी देखें, आप चाहते हैं जी इसकी रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ आए, ये नीचे आ गई है, ये थोड़ी कम है नीचे की तरफ, ये ज़्यादा है नीचे की तरफ। मुख्तलिफ़ किस्म का जो है उसकी शेडिंग को आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद उसकी ग्लो है कि हमारे पिक्चर जो है वो ग्लो करे साइडों से। ये देखें इसका जो बॉर्डर है, इसका बॉर्डर ग्लो कर रहा है। डिफरेंट किस्म के ग्लोज के ऑप्शन इसमें मौजूद हैं, वो सारे के सारे आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद सॉफ्ट एज है कि मेरी पिक्चर का जो एज है वो सॉफ्ट हो जाए या हार्ड हो जाए। ये बिल्कुल सॉफ्ट एज है। ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो ये हार्ड एज होता जाएगा। उससे नीचे हमारे पास बेवल है, तो इसमें देखें, इसमें भी 3D इफ़ेक्ट्स मुख्तलिफ़ किस्म के ये शो कर रहे हैं। आपको नज़र आ रहे होंगे कि जिस इफ़ेक्ट के भी मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ उसके हिसाब से ये उसको एडजस्ट कर रहे हैं। इसके बाद इसमें 3D रोटेशन है। 3D रोटेशन भी सेम उसी तरह है जैसे एक पीछे हम ऑप्शन यूज़ करके आए हैं। तो आप जौन सी भी इफ़ेक्ट अपनी पिक्चर से लेना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हम इसमें शेप्स कैसे ऐड कर सकते हैं और क्ले पार्ट क्या चीज़ है, कैसे हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम पिक्चर पढ़ चुके थे, हम नेक्स्ट आ जाते हैं क्ले पार्ट पे। तो जैसे ही हम क्ले पार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे हमारे लिए यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखें आ गई है। तो ये इस विंडो का नाम भी क्ले पार्ट है। तो हम जो है इसमें हमारे पास बहुत सी शेप्स, पिक्चर्स और इस तरह का मटेरियल पड़ा होता है हमारे ऑफिस के अंदर ही कि जो हम अपनी शीट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अगर यहाँ पे भी लिख के आप सर्च कर सकते हैं कि आप किस जगह से सर्च करना चाहते हैं। अगर आपका नेट चल रहा है तो फिर आप यहाँ से उसका नाम लिखेंगे चीज़ का और सर्च करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे आपको उसकी सारी कैटेगरी दे देगा। अभी ये कंप्यूटर से सर्च कर रहा है, मैं इसको गो करूँगा तो जैसे ही हम यहाँ पे कलेक्शन किसी किस्म की लिखेंगे ये देखिएगा ये अभी यहाँ पे शेप्स आगनी शुरू हो गई हैं। इसमें हमारे पास बहुत सी कैटेगरीज़ हैं। ठीक है, वो कहता है जी कि सर्च इन, हम किस में सर्च कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फ़िलहाल ये सर्च कर रहा है सिर्फ़ और सिर्फ
जो ऑफर्स की कलेक्शन है उसके अंदर। ठीक है जी। तो वेब पे भी हम सर्च कर सकते हैं और हमारी अलग से कोई कलेक्शन है उसमें भी हम सर्च कर सकते हैं। इसके बाद जो है रिज़ल्ट शुड भी, वो कहता है कि जो सर्च तो हमने करनी है तो वो सर्च होनी क्या चाहिए। तो उसमें भी हमारे पास ये सिलेक्शन है कि ये जो है क्लिप आर्ट होनी चाहिए, ये फ़ोटोग्राफी होनी चाहिए, मूवीज़ होनी चाहिए, साउंड्स होनी चाहिए। फिर अगर हम इस प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं तो उसमें हमें ये सब कैटेगरीज भी दे देता है कि वो जो हमारी क्लिप आर्ट है वो कंप्रेस्ड होनी चाहिए या किस किस्म की होनी चाहिए। ठीक है जी। ये वाली सिलेक्शन भी हम यहाँ से कर सकते हैं। फिर इसमें से अगर हम कोई पिक्चर लेके आना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम ये पिक्चर चाहते हैं, ये वाली शेप जो है चाहते हैं कि हमारे वर्कबुक के अंदर आ जाए, तो ये यहाँ पे तीर का निशान है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से पहला ऑप्शन जो है इसका वो सिलेक्ट कर लेंगे इंसर्ट का। ये देखें ये शेप जो है हमारी यहाँ पे आ चुकी है। इसकी भी सेम उसी तरह से जो है वो तमाम सेटिंग्स हैं। ये देखें ऊपर फॉर्मेट का इसमें मेन्यू आ चुका है और वो तमाम सेटिंग्स जो हम पिक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं वो सारी की सारी सेटिंग्स इसमें मौजूद हैं। और हम इसको उन्हीं सेटिंग्स को इस्तेमाल करते हुए, जैसे हम पिक्चर को रीशेप कर रहे थे, स्टाइल कर रहे थे, उसके कलर चेंज कर रहे थे, उसमें 3D इफेक्ट पैदा कर रहे थे, वो सब कुछ हम इसके साथ भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको बताना ये था कि आप इसमें एक अपनी इसकी कलेक्शन है उसको आप यूज़ कर सकते हैं और उसमें भी आपके लिए बहुत सी जो हैं चीज़ें पड़ी होती हैं, ऑफर्स के अंदर ही बिल्ट इन आती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप के कंप्यूटर के साथ नेट कनेक्टेड है तो वहाँ से भी वो आपको क्लिप आर्ट जो ऑफर्स के रिलेटेड है वो डाउनलोड करके दे देता है। तो इससे नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए डिलीट का बटन हम इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है शेप्स। जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इसकी मदद से आप किसी भी किस्म का स्केच, डिज़ाइन या कोई मैप आप बनाना चाहें तो इन तमाम टूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप बहुत ही अच्छी किस्म की ड्राइंग, स्केच या मॉडल तैयार कर सकते हैं। इसमें हर तरह के टूल्स हैं। ये अगर मैं आपको ये सारे पढ़ाने शुरू करूं तो हो सकता है कि हमारे काफ़ी सारे पीरियड इसी में चले जाएं। तो मैं सिर्फ आपको इसका ओवरव्यू दे दूंगा कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। बाकी ये तमाम टूल्स जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी ये टूल बहुत अच्छा लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं राउंडेड रेक्टेंगुलर ले लेता हूँ। ये देखें जो मेरे कर्सर का निशान है वो चेंज हो गया। अब इसका प्लस का निशान थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ पे मैं लेफ़्ट क्लिक दबा के रखूँगा और अपने माउस को क्रॉल करूँगा। जितना बड़ी शेप मुझे चाहिए वहाँ तक क्रॉल करने के बाद इसको छोड़ दूँगा। तो ये हमारी शेप जो है जनरेट हो चुकी है। इस शेप के यहाँ से हम लोग जो है वो कलर्स चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर हम इसको देना चाहें वो कलर हम इसको दे सकते हैं। थोड़ा साइड पे करके मैं आपको दिखा देता हूँ ये यहाँ पे। तो यहाँ से जो भी हम इसको कलर देना चाहेंगे ये वो वाला कलर यहाँ से पिक कर लेगा। ठीक है जी। इसी तरह ये यहाँ पे शेप फिल है, यहाँ से भी हम इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। हम किसी भी किस्म का कलर इसको दे सकते हैं। फिर शेप आउटलाइन है, यहाँ से हम इसकी आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसका बॉर्डर देखें तो आपको पता चलेगा कि इसका बॉर्डर के कलर जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। जैसे जैसे हम ऊपर कलर चेंज करते हैं नीचे उसका बॉर्डर भी चेंज हो जाता है। अगर आप कोई बॉर्डर नहीं लगाना चाहते आप इसको नो बॉर्डर भी कर सकते हैं, फिर इसका कोई बॉर्डर नहीं आएगा। इसी तरह उसके नीचे शेप के मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे हमने पिक्चर में पढ़े थे, वो सारे के सारे इफ़ेक्ट्स इसके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें जो पिक्चर पे अप्लाई हो रही थी इसके ऊपर भी अप्लाई हो सकती हैं। आप इसके ऊपर उसी तरह अप्लाई कर सकते हैं जैसे हम उसमें कर रहे थे। इसके बाद जो है हम इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट हम कैसे लिखेंगे, हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम इसमें करेंगे एडिट टेक्स्ट। हम शेप के ऊपर आए, शेप के ऊपर आके राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद एडिट टेक्स्ट को क्लिक किया। तो ये देखें इसके अंदर कर्सर आ गया है। इसके अंदर अगर मैं कुछ भी लिखना चाहता हूँ तो मैं वो इसके अंदर, ये देखें इसकी अगर मैं फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ जी ये छोटा है, हम दोबारा उसी तरह होम में आएंगे। जो हमने होम में टूल पढ़े थे वही सेम टूल्स इसके लिए भी इस्तेमाल होंगे। हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं और इसकी सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हैं, इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से आके। तो हम पढ़ रहे थे होम, और होम में हम लोग जो है इसमें टेक्स्ट ऐड कर रहे थे। और तो
टेक्स्ट को भी हम यहाँ से कुछ ना कुछ कलर्स दे सकते हैं। ये देखिए, अभी इसके मैं थोड़ा साइड पे करता हूँ। पहले हम लोग पढ़ रहे थे शेप के मुख्तलिफ इफेक्ट, शेप का फिल क्या करना है कलर, उसकी आउटलाइन का कलर क्या होगा, शेप के इफेक्ट्स क्या होंगे। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर क्या होगा। इस कलर को हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये कलर चेंज हो रहे हैं, जिस कलर के ऊपर भी हम आएंगे वो कलर इसमें चेंज होता जा रहा है। ठीक है जी। इसी तरह टेक्स्ट की भी यहाँ पे आउटलाइन है। अगर आप टेक्स्ट को कोई आउटलाइन देना चाहते हैं तो टेक्स्ट की भी आउटलाइन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह टेक्स्ट के भी डिफरेंट किस्म के इफेक्ट्स हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हमें जिस किस्म का भी इफेक्ट चाहिए, ये देखें राइटिंग जो है उसको चेंज हो रही है, हम उसमें किसी भी किस्म का इफेक्ट जो है वो डाल सकते हैं। जैसे हमारा टेक्स्ट घूमेगा वैसे ही उसके पीछे वाली शेप भी घूम जाएगी। इसमें से भी डिफरेंट किस्म के हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बड़े अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगी। इसी तरह हम अगर उसका साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से साइज़ को बढ़ा और कम कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद इस शेप को अगर हम फर्दर कुछ चेंज करना चाहते हैं, ये देखें, एक तो इसके ऊपर ये नोड्स आ रहे हैं, एक ये भी येलो कलर में आ रहा है। अगर हम इसको पकड़ें तो हम अपनी पिक्चर को थोड़ा सा, ये देखें, इसकी ये जो राउंडर शेप है ये थोड़ी सी और ज़्यादा बेहतर होगी। इसको हम पीछे ले जाएंगे तो ये थोड़ी कम हो जाएगी, आगे लेके आएंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह और भी चेंजेस हम इसमें कर सकते हैं कि हम इसको जो है यहाँ पे आएंगे और इसमें हम लेंगे कन्वर्ट टू फ्री टोन। इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद दोबारा फिर इसमें आएंगे और इसको कहेंगे एडिट पॉइंट। जैसे ही हम एडिट पॉइंट करते हैं तो ये देखें इसमें कुछ और पॉइंट्स भी ऐड हो गए हैं। हम किसी भी पॉइंट को पकड़ के इसको थोड़ी सी इसकी शेप जो है उसको रीशेप कर सकते हैं। इसमें जो है खूबसूरती थोड़ी सी ज़्यादा ला सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। ये देखें। और इंसर्ट मेन्यू के जो स्मार्ट आर्ट है इसको आज हम जो है समझने की कोशिश करेंगे। स्मार्ट आर्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक ऐसा टूल है कि जिसकी मदद से हम अपने अदाद व शुमार को मुख्तलिफ अलामात और स्केचेस की शक्ल में या मुख्तलिफ अलामात को ग्राफ की शक्ल में इस तरह से दिखा सकते हैं कि हमारे सामने जो उस डेटे को समझना चाहता है उसको उसके समझने में कोई दिक्कत ना हो। मतलब ये है कि स्मार्ट आर्ट की मदद से हम अपने डेटे को, अदाद व शुमार को बहुत तेज़ी के साथ और बहुत अच्छे तरीके के साथ दूसरे को दिखा सकते हैं। तो आज हम इसी पे बात करते हैं। तो हम इंसर्ट मेन्यू में ही हैं और वहाँ पे आगे हम स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें इसके पास एक ह्यूज लाइब्रेरी है जिसमें बिल्ट इन इन्होंने जो है यूज़र के लिए पहले से स्मार्ट आर्ट्स बना के रखी हुई हैं। मतलब ये कि यूज़र को ख़ुद कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसे बने बनाए सैम्पल्स जो हैं वो बना के यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने रखे हुए हैं। यहाँ पे हम लिस्ट में आते हैं, लिस्ट में से ये पहला ही ऑप्शन हम ले लेते हैं। तो कुछ इस तरह की जो है वो बिल्ट इन बनी बनाई जो है स्मार्ट आर्ट हमारे सामने आ गई है। मतलब कि हम कुछ 5 चीज़ें बताना चाह रहे हैं किसी को कि ये 5 चीज़ें जो है इस तरह, तो बड़ी खूबसूरत किस्म के इन्होंने देखें बॉक्सेस बना दिए हैं, उसके अंदर टेक्स्ट को भी फॉर्मेट कर दिया है, सारा काम हुआ है। सिर्फ आपने अपना डाटा इसमें ऐड करना है। तो डाटा कैसे ऐड करेंगे? ये लेफ़्ट साइड पे जो इसके जो है एरोज आ रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ इस तरफ देखें, टेक्स्ट ऐड करने के लिए एक छोटी सी विंडो ओपन होगी। तो इसमें हम जो भी लिखना चाहें, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं हु। ठीक है जी। नेक्स्ट में आने के लिए हम डाउन एरो की इस्तेमाल करेंगे। कौन सा इस्तेमाल करेंगे? डाउन एरो की। तो हम लिखते हैं व्हाट, उसके बाद फिर एरो की के साथ हम नीचे, फिर हम लिखते हैं वाई, फिर एरो की के साथ। ये देखें कि जैसे जैसे मैं उसमें अपना टेक्स्ट ऐड करता जा रहा हूँ वो टेक्स्ट को उस बॉक्स के हिसाब से एडजस्ट करता जा रहा है। अभी आप देखते जाएं कि कोई भी ऐसा टेक्स्ट इसमें नहीं है जिसने हमारे सेल को जो है, जो ये बॉक्स बना हुआ है, इसको डिस्टर्ब किया हो। तो सारा कुछ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। तो यूज़र के लिए इसमें बहुत ज़्यादा आसानी है कि वो यहाँ से बिल्ट इन स्मार्ट आर्ट को इस्तेमाल करें। इसको हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि आया हमने ये डाटा तो इसमें लिख लिया, लेकिन हमें ये वाला जो है
स्मार्ट आर्ट पसंद नहीं आई, हम चाहते हैं इसको हम चेंज करें, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। हमारा डाटा भी हमें दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, और जो भी हम इसमें से न्यू आर्ट जो है वो चूज़ करेंगे उसके हिसाब से ये हमारे डाटे को उसमें लिख के हमें दिखा देगा। हमें जो भी उसमें से अच्छा लगे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इसके पास बहुत सारी कलर स्कीम्स हैं। आप कोई भी कलर स्कीम जो है वो उसको दे सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा राइट पे करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आए। हाँ जी, कलर स्कीम हम पढ़ रहे थे, हम इस पर क्लिक करेंगे। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कलर स्कीम्स हैं। आप जो भी कलर स्कीम इसके लिए लेना चाहते हैं तो ये आपको अलाउ करता है कि आप यहाँ पे अपने डाटा को देखें कि मेरा डाटा कौन से कलर में ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। इसी तरह फिर आप डायरेक्टली यहाँ से आके भी इसकी जो है स्कीम चेंज कर सकते हैं। आप इसको देखें, 3D इफेक्ट इसमें आ गया है। अभी इसका इफेक्ट आपने चेंज कर दिया। इसको हम थोड़ा सा उस तरफ ले जाते हैं और पूरा आपको खोल के दिखाते हैं। यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो ये देखें, इसमें 3D इफेक्ट वो दे रहा है कि आपका डाटा अगर आप 3D में शो करना चाहते हैं तो इस तरह से दिखाया जा सकता है। ये एक बहुत ही अच्छा टूल है, बेहतरीन किस्म का टूल है। अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो एक तो ये आपका टाइम बचेगा, दूसरा ये बहुत अच्छे तरीके से सारी शेप्स बनी हुई हैं, आपको इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। फिर अगर आप पहले इसमें सेटिंग है कि ये लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखता है। पहले इस वाले सेल में इसने लिखा है, फिर नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में। अगर आप चाहते हैं कि राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखना शुरू करें तो आप इसको क्लिक कर देंगे। ये देखें, उसने खुद ब खुद आपका डाटा जो है वो चेंज कर दिया। पहले हु यहाँ पे था, अभी आप देखिएगा, मैं दोबारा करता हूँ। ये देखें, अभी लेफ़्ट साइड पे हु लिखा हुआ है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये सारा डाटा अब राइट से लेफ़्ट की तरफ आना शुरू हो गया। तमाम डाटा राइट से लेफ़्ट की तरफ आना शुरू हो गया। इसी तरह नीचे वाला भी उसने चेंज करके राइट टू लेफ़्ट कर दिया। तो इस तरह की आप जो है इसमें चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ से एक मैंने आपको तरीका बताया था कि आप ये वाला टेक्स्ट पैन खोल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि ये यहाँ पे इन्होंने एक बटन भी दिया हुआ है टेक्स्ट पैन के लिए, इसको भी आप क्लिक करें तो वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे फिर अगर आप चाहते हैं, फॉर एग्जांपल नीचे देखें जी, 5 चीज़ें आपने लिख ली हैं, आपकी एक चीज़ और भी कोई थी तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे रखेंगे, दोबारा से लास्ट वाले पे एंटर करेंगे तो वो छठा भी इसमें ऐड आपके लिए कर देगा। ठीक है जी। तो और भी आप इसमें ऐड करेंगे, आप और ऐड करना चाहते हैं उनका साइज़ शिफ्ट कर देगा ऊपर, और ये देखें आप इसके नीचे और भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस स्मार्ट आर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इसके ऊपर गिरफ्त जो है ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो इस लेक्चर के बाद मिनिमम 30 मिनट आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर आप लोग जो है नेक्स्ट लेसन पे जाने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। जैसा कि हम इंसर्ट मेन्यू पढ़ रहे थे, आज इंसर्ट मेन्यू में हम लोग पढ़ेंगे चार्ट। तो चार्ट को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके लिए डाटा रेडी कर लेते हैं ताकि हमारा चार्ट उसमें बन सके। अभी यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि जैसे ये हमारा ए कॉलम है, बी कॉलम है, सी कॉलम है, इनका अगर हम साइज़ जो है वो मैनुअली थोड़ा सा बढ़ाना चाहें तो ये देखें, ए और बी कॉलम के दरमियान में एक लाइन सी आ रही है। जैसे ही मैं अपना कर्सर इसके सेंटर में लेके जाता हूँ तो ये कर्सर का जो प्लस का निशान पहले ऐसा था, जब इसके सेंटर में लेके जाता हूँ तो इस तरह का हो जाता है। सेंटर से जब राइट लेफ्ट करूँगा तो ये देखें, ये एरो बन जाता है। इसको बिल्कुल हम जब सेंटर में रखेंगे तब ये एरो का निशान जो है इस तरह से बनेगा। जब ऐसे बन जाए तो आप इसको अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक को दबा लें और इसको आप जिस तरफ भी ड्रैग करेंगे, छोटा करना है तो उस तरफ ले जाएं, बड़ा करना है तो राइट की तरफ ले आएँ। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज तरीके से इसके साइज़ को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम इसके साइज़ को चेंज करते हैं। बाकी इसके साइज़ को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इनके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखें, तो यहाँ पे हम जल्दी से एक छोटा सा डाटा तैयार करते हैं ताकि हम अपने चार्ट की उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकें। तो पहला स्टूडेंट है हमारे पास खालिद, नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारे पास अमजद, नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारे पास हबीब। तो इनका फादर नेम हम लिख लेते हैं सुल्तान और अफजल। ये सारे के सारे जो नाम हैं ये बिल्कुल फर्जी नाम लिख रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो है वो सरफराज। तो
बेसिकली हम बनाना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास ये खालिद, अमजद और हबीब नाम के 3 स्टूडेंट्स हैं। ये उनके फादर्स के नाम है और वो हमारे पास एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम इनको आउट ऑफ 100 से जो है वो मार्क्स देते हैं। इसने 76 लिए, इसने 72 लिए, इसने जो है वो 67, इसी तरह यहाँ पे भी हम कोई नंबर डाल देते हैं तो 69, 66 और 63। इसी तरह इसमें हम देते हैं 59, 76 और 90। ठीक है जी। अब हम एक छोटा सा टेबल भी तैयार कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा डाटा बनाने की भी समझ आती जाए साहब। हम इसको बॉर्डर लगाना चाहते हैं, हम बॉर्डर टूल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ऑल बॉर्डर करेंगे। हम चाह रहे हैं कि इसके जो हेडर रो है, आज मैं थोड़ा सा आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है। ये देखें, जैसे हम अपना ये टेबल हम लोगों ने तैयार कर लिया, इसमें हम लोगों ने सबसे पहली जो हेडिंग है ये वाली हमारे पास हारम कंप्यूटर एकेडमी, जो हमारे आप समझेंगे हमारे स्कूल का नाम है या एकेडमी का नाम है, ये इसकी सेंटर हेडिंग कहलाती है। इसको हम सेंटर हेडिंग बोलते हैं, कुछ लोग इसको मेन हेडिंग भी बोलते हैं। तो ये हमेशा सबसे टॉप पे होती है। कोई भी हम अपना चार्ट तैयार करते हैं, टेबल तैयार करते हैं, तो उसकी एक ऊपर हेडिंग लिखी जाती है जिसके अंदर, जिससे हमें पता चलता है कि इसके नीचे जो डाटा मौजूद है वो डाटा असल में है क्या। तो ये जो है बिल्कुल हमारे तमाम डाटे के सेंटर में होती है और बाकी डाटा से इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है और इसको हम बोल्ड करते हैं। उसके बाद ये वाली जो सबसे पहली हमारे डाटे की लाइन है, इसको हम बोलते हैं हेडर रो। इसको बोला जाता है हेडर रो। हेडर रो में हम अपनी हेडिंग्स देते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे दे रहे हैं स्टूडेंट नेम है, फादर्स नेम, उसके बाद सब्जेक्ट लिख रहे हैं एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट। तो ये हमारी हेडर रो होती है। इस हेडर का साइज़ जो है वो हमारा जो नीचे डाटा लिखा हुआ है उसके साइज़ के मुताबिक होता है, लेकिन इसको हम बोल्ड करते हैं ताकि ये थोड़ी सी उससे बाकी डाटे से डिफरेंट नज़र आए। तो हमारा डाटा तैयार हो चुका है। अब इसको इस पे जो है हम अपना चार्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं। हम इसका चार्ट, जो डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम चार्ट में दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा डाटा किस तरह सा नज़र आता है। तो हम हेडर रो जो इसकी है उस समेत इस सारे डाटे को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जब हम इस डाटे को सिलेक्ट कर लेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद हम ये मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास चार्ट्स हैं। ये हमारे पास जो है कॉलम्स में शो करने के लिए है, लाइंस के साथ हम शो करना चाहते हैं। जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा कि स्कोर जो है वो लाइनिंग में शो कर रहे होते हैं। ये पाइज हैं, बार्स हैं, एरिया है, स्क्वाटर्स हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास यहाँ पे पैटर्न्स हैं। किसी भी पैटर्न में हम अपने डाटे को शो कर सकते हैं। और चार्ट हम बनाते क्यों हैं? ताकि हमारे पास हो सकता है एक बहुत ही ह्यूज किस्म का डाटा हो, वो डाटा हम किसी को प्रेजेंट करना चाह रहे हो, जो न्यूमेरिक्स वैल्यू और अल्फ़ाबेट वैल्यूज़ बहुत बड़ी मकदार में होती हैं, उनको किसी को समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसमें आसानी पैदा करने के लिए चार्ट बनाया जाता है। हम इस सारे डाटे को जब चार्ट की शक्ल में समझाएंगे तो सामने जो समझने वाला है उसको बहुत जल्दी वो इन सारी चीज़ों को पिक कर लेगा। तो ये सबसे पहला एक्शन हमने क्या किया, अपने मेन डाटे को सिलेक्ट कर लिया। फिर हम इसमें से फॉर एग्जांपल हम यही कॉलम्स ले लेते हैं, इसमें से ये पहले वाले ही ले लेते हैं। तो देखें ऑटोमेटिकली उसने हमारा जो चार्ट है वो तैयार कर दिया। इसमें इसने अभी क्या किया, एक्सेल ने इसने हमारे सब्जेक्ट्स नीचे लिख दिए। ये देखें कि हमारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो नीचे आ रहे हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। और जो हमारे उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम वो राइट पे ले आए और हर नाम को उन्होंने एक कलर दे दिए। वो कहता है जी, जैसे ये एक्सेल है, एक्सेल में वो बता रहा है कि जो खालिद सुल्तान है उसने सबसे ज़्यादा नंबर दिए। अभी हम अपने डाटे में जाते हैं, एक्सेल में जाते हैं, तो वाकई ये देखें 76 मार्क्स हैं इसके और इसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं। तो इस तरह से बड़े ही बेहतरीन अंदाज में आप अपने डाटे को अगर चार्ट की शक्ल में दिखाते हैं, ग्राफ की शक्ल में दिखाते हैं, तो समझने वाले को इसमें बहुत ज़्यादा सहूलत होती है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म की जो बार्स हैं इसको चेंज कर सकते हैं। सेम डाटे को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इंसर्ट में आ गए हैं। इंसर्ट में आने के बाद हम
ये पाई में आ गए हैं, पाई को हम चेक कर लेते हैं। और हम पाई में अभी अपना डाटा जो है वो दिखाना चाह रहे हैं, तो हम इसको क्लिक करेंगे और ये देखें इसने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे शो कर दिया। अभी ये कह रहे हैं कि ये वाला डाटा जो है ये खालिद के लिए, स्पेसिफिक किसके लिए, खालिद के लिए। खालिद के उसने वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के मार्क्स जो हैं वो निकाल के हमारे सामने रख दिए। तो हम इसे आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टूल जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो है लिंक्स, या इसको हम बोलते हैं हाइपर लिंक। हाइपर लिंक का ये मतलब होता है कि आपका डाटा तो किसी दूसरी फाइल में पड़ा हुआ है या किसी दूसरी शीट में पड़ा हुआ है, लेकिन उसका लिंक जो है आप अपनी करंट शीट में देना चाह रहे हैं, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े आपको उस डाटे को ढूंढना ना पड़े। सिंपल आप उसका जो लिंक आपके पास मौजूद है उसके ऊपर आप क्लिक करें तो आप अपने उस डाटे तक आसानी के साथ रसाई हासिल कर लें। ये बनाना किस तरह से है, हम लोग हैं शीट 1 में, हमारा एक डाटा है जो कि शीट 3 में पड़ा हुआ है। यहाँ पे हम जो है एक पिक्चर ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यही पिक्चर है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो शीट 1 में हम कोई काम कर रहे थे, जबकि उसका रिलेटेड डाटा जो है वो शीट 3 में पड़ा हुआ था। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, एक तो हम चाहते हैं कि उसका हम यहाँ पे एक ऐसा लिंक बना लें कि जब भी हमें अपने शीट 3 के डाटे की ज़रूरत पड़े तो हमें मैनुअली शीट 3 में ना जाना पड़े। और ये भी हो सकता है कि वो डाटा दूसरी फाइल में हो, दूसरी फाइल का डाटे को भी हम यहाँ पे हाइपर लिंक कर सकते हैं। तो हमें मैनुअली वहाँ पे जाके उसको ढूंढना ना पड़े, बल्कि यहीं पे लिंक हो, उसके ऊपर हम क्लिक करें, क्लिक करने के बाद हम जो है अपने उस रिक्वायर्ड डाटे पे पहुँच जाएं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जहाँ पे आप लिंक बनाना चाह रहे हैं वहाँ पे क्लिक कर लेंगे, इंसर्ट में आ जाएंगे। इंसर्ट में आने के बाद हाइपर लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। हाइपर लिंक में ये देखें अभी इंसर्ट हाइपर लिंक की हमारे पास विंडो खुल चुकी है। इसमें सबसे पहले वो पूछ रहे हैं हमसे लिंक टू, कि आपकी जो फाइल है, आपका जो डाटा है वो कहाँ पे पड़ा हुआ है जिसके साथ हमने लिंक करना है। इसमें मेन ऑप्शन जो है हमारे पास 4 हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, कि ये कोई ऐसी फाइल है या वेब पेज है जो ऑलरेडी बना हुआ है और मौजूद है। दूसरा वो पूछता है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, कि आपने जो वर्कबुक खोली हुई है क्या इसी के अंदर है। और ये नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि आप कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। और नेक्स्ट में वो पूछ रहा है क्या ये कोई ईमेल एड्रेस है। तो हमारा डाटा चूंकि इसी वर्कबुक की शीट 3 के अंदर है, तो हम सेकंड वाला ऑप्शन लेंगे कि प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। देखिए जैसे ही हमने प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट को क्लिक किया है तो हमारे पास इसकी तीनों शीट्स उसने शो कर दी हैं कि आपके इस वर्कबुक में शीट 1 है, शीट 2 है और शीट 3 है। तो हमारा डाटा जो है वो शीट 3 के अंदर है। हम इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से ओके कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पे एक ब्लू कलर में उसका लिंक आ गया है। जैसे ही हम इस लिंक के ऊपर लेके जाएंगे अपने माउस को, यहाँ पे हैंड टूल बन जाएगा। अब इसको जैसे ही क्लिक करेंगे वो शीट 3 में आ गया। ठीक है जी, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं वो शीट 3 में आ जाता है। हाइपरलिंक के लिए ज़रूरी है कि आप रिटर्न हाइपरलिंक भी लगाएं, कि आप जैसे अभी हम शीट 1 से जंप करके शीट 3 पे आ गए हैं, तो इस डाटे को भी हम हमेशा लिंक रखते हैं उसी डाटे पे वापस जाने के लिए। तो यहाँ पे हम इसका बैक लिंक तैयार करेंगे। यहाँ पे उसी तरह हम हाइपर लिंक बनाएंगे। वो वाला डाटा हमारा शीट 1 में है, हम उसी तरह शीट 1 में आएंगे, इसको ओके कर देंगे। तो अभी क्या होगा कि वो वाला डाटा भी हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, सिंपल हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वापस हम उसी डाटे में आ जाएंगे। तो ये एक हाइपर लिंक है, बहुत ही अच्छा टूल है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से सीखेंगे तो ये बहुत सारी मुश्किलात आपकी जो है वो आसान बना दे। टेक्स्ट मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो ये देखें हमारे कर्सर जो है वो चेंज हो चुका है। हम लेफ़्ट क्लिक दबाए रखेंगे और ड्रैग करेंगे माउस को, तो इस तरह से हमारे पास एक जो है वो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। इसके हम अंदर हम कुछ भी राइट भी कर सकते हैं, किसी किस्म की कोई भी चीज़ राइट भी कर सकते हैं। और इस टेक्स्ट बॉक्स को उठाएंगे कैसे, इसकी ये आउटलाइन जो है इसमें से आप किसी के ऊपर भी अपना जब कर्सर लेके आएंगे, ये देखें अभी प्लस का निशान जो है वो डिफरेंट है। जब हम इस आउटलाइन के ऊपर आते हैं तो ये
डिफरेंट हो जाता है। जब इस तरह का निशान हमारे कर्सर का बन जाए तो लेफ़्ट क्लिक को दबा लेना है और आप इसे किसी भी जगह पे मूव करके लेके जा सकते हैं। तो इसके अंदर आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्म आपने तैयार किया है जिसमें आप पिक्चर के लिए जगह छोड़ना चाह रहे हैं, तो आप इसके लिए पिक्चर के लिए यहाँ पे जगह भी छोड़ सकते हैं। बाकी एक्सेल में इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, वर्ड में ये वाला टूल ज़्यादा इस्तेमाल होता है।